चलो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, वो अपने छोटे बच्चे के लिए, यानी कि जो राजकुमार है, जो प्रिंस है, उसको एडमिशन करवाने के लिए गुरुकुल में लेके जाने वाला था। तो गुरु ने कहा कि नहीं, राजा का बेटा है, राजकुमार है, बड़े राजमहलों में पला हुआ है, वो हमारे गुरुकुल के मुश्किल अनुशासन में नहीं रह पाएगा, तो आप इसका जो एडमिशन है वो हमारे गुरुकुल में मत करवाओ। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, हमने हमारे बेटे को बड़ा अनुशासन में रहना सिखाया है और आप तो उनका एडमिशन ले लो। गुरु ने कहा मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जब वो घर से आ रहा होगा उस समय में पीछे पलट के नहीं देखेगा, यदि पलट के देख लिया तो उसका एडमिशन कैंसिल। दूसरा, जब वो यहां पर आएगा, गुरुकुल में आएगा, उसकी 1 घंटे की यहां पर परीक्षा ली जाएगी। राजा ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। जाके राजकुमार को, छोटे बच्चे को, 7-8 साल का रहा होगा, उसको जाके समझा दिया कि तू जब घर से बाहर जा रहा होगा, तेरे को छोड़ के आ रहा होगा, सारथी घोड़े पर तेरा सामान रख रहा होगा, उस समय पीछे पलट के नहीं देखना है। हम भी अपना घर छोड़ के आए हैं, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। हम तो जो 10वीं 12वीं के बाद आते हैं, यानी कि हमारी उम्र तो जब 15-16 हो चुकी होती है तब आते हैं। और हमें तो दीपावली पर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, होली पर, रक्षाबंधन पर वापस पता है घर जाना है। और अब तो फोन भी आ गए, तो अब तो हमारी रोज बातचीत भी हो जाएगी, यानी कि अब घर छोड़ना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें घर छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। आते समय में थोड़ा थोड़ा तो ऐसे रोना ही जाता है। उस समय में वो छोटा बच्चा, 7-8 साल का छोटा बच्चा गुरुकुल में एडमिशन लेने जा रहा है। गुरुकुल का मतलब है 5 साल 7 साल आएगा ही नहीं, वहीं पर रहेगा, ना फोन पर बातचीत होगी, ना होली दिवाली आएगा। उसको कहा गया है कि तुझे क्या नहीं करना, पीछे पलट के नहीं देखना। अब राजा और रानी घर की छत से ऊपर से खड़े हुए देख रहे हैं, और राजकुमार का जो सामान है वो घोड़े पर रखा जा रहा है, सारथी उसको बिठा रहा है, लेकिन उसने हिम्मत रखी और पीछे मुड़ के नहीं देखा। आंखों में से हल्के हल्के आंसू आ रहे थे। उसकी माँ सोच रही थी एक बार मुड़ के देख ले, लेकिन लड़के ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो राजकुमार को आगे लेके जाते हैं, गुरुकुल पहुंचता है। आते ही गुरु कहता है तुम्हारी 1 घंटे की परीक्षा और लेनी है, 1 घंटे तक आंखें बंद करके बैठे रहोगे। यदि मैं अभी आप लोगों को कह दूं ना कि 1 घंटे आंखें बंद, 1 घंटे छोड़ो, 5 मिनट कह दूं, 5 मिनट, 5 मिनट में आप थोड़े थोड़े खोल के देख, किस बाकी और किसने खोल के देख, 5 मिनट हमारे लिए आंखें बंद करना मुश्किल हो जाए, लेकिन उस लड़के को कहा गया कि 1 घंटे तक क्या करना है, आंखें बंद करके खड़े रहना है। 10 मिनट हुए, लड़के ने आंखें नहीं खोली। 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, 30 मिनट हुए। ऐसा लग रहा है वो तो इस परीक्षा को पार कर लेगा। गुरु ने उसकी परीक्षा के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। उसके आसपास 2-4 कुल्फी वाले जो होते ना, टन टन आइसक्रीम वाले, उनको भेजा ताकि बच्चा थोड़ा शायद ललचा जाए। लेकिन उसने फिर भी आंखें नहीं खोली। 35 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। गुरु ने परीक्षा का स्तर थोड़ा सा और बढ़ा दिया। उसके आसपास 5-10 बच्चे भेजे जो कि उसके आसपास खेल रहे थे। उनकी आवाजें सुन के तो बच्चा आंखें खोल लेगा, लेकिन उसने फिर भी आंखें नहीं खोली। 45 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए। गुरु ने परीक्षा का स्तर एक और बढ़ा दिया। उन बच्चों को कहा कि इसको थोड़ा छेड़ो, जैसे होता है ना अपने ऐसे चूंटियां भर दिया, तो ये सब काम करो, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों ने ये भी करना शुरू किया, लेकिन उस बच्चे ने फिर भी आंखें नहीं खोली। 1 घंटा जब पूरा हो गया, उसके बाद आंखें खोली। गुरु ने उसको गले लगा लिया। उस छोटे बच्चे का नाम है तिब्बत के दलाई लामा, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा। ये उनकी आत्मकथा में लिखी गई कहानी है। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा थे। इस कहानी के माध्यम से वो ये बताते हैं कि गुरुकुल जो व्यवस्था थी उसमें अनुशासन कितना अधिक महत्वपूर्ण था, कि एक राजा के बेटे का भी यदि वो अनुशासित नहीं है तो उसका एडमिशन ही नहीं होता था। हमारे जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो एक्चुअल में शिक्षा से ज्यादा संस्कार और मूल्यों को सिखाती थी। उसमें वैल्यूज पर फोकस होता था, लाइफ के बेसिक्स सिखाती थी। सभी लोगों को कहा जाता था आपको गुरुकुल में रहना है, सुबह सुबह साफ सफाई करनी है। तो साफ सफाई से वो क्या झाड़ू लगवाना चाहते थे बच्चों को? ना, वो साथ में काम करने की कला सिखाना चाहते थे।
तो गुरुकुल जो व्यवस्था थी वो अनुशासन सिखाने का उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ अक्षर ज्ञान दे देंगे, कुछ श्लोक सिखा देंगे, कुछ गणित की गणनाएं सिखा देंगे, ये उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? वैल्यूज। लेकिन हमारा इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में अंतर क्या आ गया है? हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया है? नॉलेज। कभी भी हमारी प्राचीन पद्धति के अंदर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शिक्षा का नॉलेज नहीं रहा। अभी के समय में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज। हालांकि परीक्षा नॉलेज से ही पास होगी, तो वो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना भी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक जीवन के बेसिक्स क्लियर नहीं है तब तक वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक लेवल से ज्यादा काम नहीं आएगा। जब आपके पढ़ाई का स्ट्रेस जब अचानक से बढ़ जाएगा तो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, तो ये जीवन के बेसिक्स ही काम आएंगे। तो इसलिए नॉलेज के साथ साथ में बेसिक्स ऑफ लाइफ जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आप किसी भी फील्ड में जाओगे, आपको एक अच्छा बिजनेस चलाना है, उसके अंदर भी यही बेसिक्स चाहिए, उसके अंदर भी आपको अनुशासित रहना पड़ता है। अब मुझे सुबह 7 बजे क्लास लेनी है, तो भले ही मेरे पास कितने भी पैसे हो, मैं किसी भी पद पर हूं, 7 बजे क्लास लेनी है तो मतलब मुझे 6 बजे उठ के नहा धो करके 7 बजे यहां पर उपस्थित होना ही पड़ेगा। अनुशासन। भले ही एक क्रिकेटर है, कितने ही पैसे है, विराट कोहली कहीं पर भी है, किसी भी पद पर पहुंच जाए, क्रिकेट मैच बीसीसीआई ने शेड्यूल किया है, उतने बजे उतने समय पर पहुंचना, उसके लिए जितने घंटे प्रैक्टिस तय हुई है उतने घंटे प्रैक्टिस करना, वो सब करना ही पड़ेगा। अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके भी या उसमें भी नहीं जाना, उस लेवल का सेक्रीफाइस वो करते हैं, इसीलिए वो उस लेवल पर है। ये सेक्रीफाइस, ये डिसिप्लिन, ये सब जीवन के बेसिक्स हैं। और आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में,